हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और उसी में आज हम क्लास 11 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स में से देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अगर हम एंजाइम्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी आपके कोई भी रिएक्शन को फास्ट करना हो, कैटलाइज करना हो या कन्वर्ट करना हो, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए यूज़फुल हैं। बहुत अलग अलग चीज़ों में एंजाइम्स का हम लोग यूज़ भी करते हैं। सो एंजाइम्स के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको 2-3 ग्राफ्स दिख रहे हैं जिनको हम समझेंगे, जिनको हम देखेंगे कि किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अगर एंजाइम्स की बात करें, बेसिकली वो क्या है? प्रोटीन्स, राइट। तो प्रोटीन्स के लिए टेम्परेचर और पीएच दोनों ही एक पर्टिकुलर रेंज में होने चाहिए। जो एंजाइम्स हैं बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाती हैं अगर ये रेंजेस डिफर करती हैं। नैरो रेंज है यानी कि बहुत ही कम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की स्पेसिफिकली बात करें तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगी, प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगे और एंजाइम की एक्टिविटी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीएच और टेम्परेचर दोनों का ग्राफ दिया है। एक पर्टिकुलर रेंज, ये आपकी एंजाइम एक्टिविटी दिखा रही है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में आपका पीएच और टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो इसका रिएक्शन है प्रॉपर वो देखने को मिल रहा है। सेम गोज फॉर टेम्परेचर। जिस तरीके से आगे टेम्परेचर बढ़ा, एंजाइम एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉन विजिबल हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स डीनेचर हो चुके हैं। तो यही एक जो नैरो रेंज है इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसी पर्टिकुलर रेंज में ये काम करती है। तो क्या है? ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये होगा तभी आपकी एंजाइम अपनी एक्शंस जो हैं वो शो कर पाएगी, जो भी उनकी एक्टिविटी है वो देख पाएगी, जो भी सबस्ट्रेट वो कैरी कर रहे हैं उसका फंक्शन तभी हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। एंजाइम्स में सबस्ट्रेट कैरी करने की क्षमता होती है। समझ लीजिए जैसे ताला और चाबी होती है। हमारा ताला हमारा यहाँ पे है आपका एंजाइम, उसमें एक पर्टिकुलर सॉकेट है जिसमें चाबी फंसेगी, तो वो चाबी है हमारी सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे एंजाइम में एक पर्टिकुलर जगह पे सबस्ट्रेट होता है और फर्दर जो भी एक्टिविटी है वो कैरी होती है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कैसे मैटर करता है? सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो एंजाइम्स के साथ बाइंड करता जाएगा। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे या वो सब बाइंड हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 हैं, ठीक है, 10 एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे आपके 10 सबस्ट्रेट जो हैं वो आके फिक्स हो चुके हैं। अब चाहे आप 15, 20, 30 सबस्ट्रेट वहाँ ले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सबस्ट्रेट है या आपकी एंजाइम एक्टिविटी धीरे 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 राइज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एंजाइम एक्टिविटी, बट एक जगह आके स्टेबल हो गई है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट एनी मोर, यानी कि जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर रहे हैं। सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी खाली पॉकेट्स या सॉकेट्स होंगे उतने ही सबस्ट्रेट आपके फिट होंगे। अब उतने में जितनी एंजाइम एक्टिविटी दिखेगी वही दिखेगी। अब चाहे आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कम हो, ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम एक्टिविटी। एक लाइन में अगर कहें तो मतलब ये कि जितने सबस्ट्रेट आपके बाइंड होंगे एंजाइम के साथ उतनों की ही एक्टिविटी दिखेगी। उसके अलावा सबस्ट्रेट चाहे कम हो, अगर बाइंड होने में भी कम हो गए, मतलब जैसे अगर 10 की जगह है उसमें सिर्फ 5 फिल होती हैं तो एक्टिविटी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर 10 या 15 हो गए, 10 तो बाइंड हो गए, तो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखेगी, वो एक पॉइंट तक ही रहेगी, स्टेबलाइज। जैसे यहाँ पे प्लेटो बनता जा रहा है, स्टेबल हो गया है, राइट। तो यही चीज़ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं? इनहिबिटर वो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं। अब ऐसे केमिकल्स अगर इनकी एक्टिविटी शट डाउन कर देते हैं,
हैं या इनकी एक्टिविटी बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाता है इनहिबिशन और मॉलिक्यूल जो है वो कहलाता है इनहिबिटर, राइट। यहाँ पे दो चीजें आपको देखनी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सबस्ट्रेट फिक्स होता है आपके मॉलिक्यूल के साथ, आपका जो एंजाइम है, ऐसे में कभी कभी ना बहुत ज्यादा सिमिलर आपका इनहिबिटर आ जाता है, तो उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि वो जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह ये ले लेगा और सबस्ट्रेट जो है वो आपका एंजाइम के साथ अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमने इनहिबिशन की बात की वो होगा, बट इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जिसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज आपकी एंजाइम है वो सक्सिनेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी, बट जो मैलेट होता है वो उसके साथ बाइंड कर लेता है, तो वो है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और इस वजह से एंजाइम का एक्शन नहीं दिखेगा, राइट। सो ये है आपके फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। 4 हैं गिन के, 2 तो जो पहले हैं टेम्परेचर और पीएच, वो तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्टिमम रेंज बहुत ज़रूरी है। नैरो रेंज, ऑप्टिमम रेंज उसी को कहा जाएगा। जहाँ तक बात है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, तो अप टू सर्टेन लेवल, राइट, तो उसको क्या कहेंगे? सैचुरेशन तक। सैचुरेशन एक बार हो गया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनहिबिटर की बात करेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट की जगह आके आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है उसको रोक दे, उसको कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ऐसे केमिकल जो इनहिबिशन यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो शट डाउन करते हैं उनको कहते हैं इनहिबिटर। प्रोसेस है इनहिबिशन। इजी है, अब फटाफट इसको एक बार रीड कर लीजिए, इसके ऊपर जो बेस्ड है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस टाइप के चैप्टर्स या आपको कौन से टॉपिक्स में डिफिकल्टी आ रही है, हम डेफिनेटली उन पर वीडियोस बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ हमारे साथ कनेक्ट करिए सोशल मीडिया पे, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग पॉजिटिव फीडबैक कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, सो दिस विल कंटिन्यू। So start studying, keep safe and take care.